आइए बढ़ते आगे एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में। हमारे दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सेठी साहब और पालिया साहब। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, करिए शुरुआत अपनी लॉन्ग टर्म पिक के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो आज की मेरी लॉन्ग टर्म पिक है, एक पावर स्टॉक है, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है, वैसे मतलब ग्रुप पसंदीदा है, सीएससी, जो कि अभी 91-92 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने की सलाह है। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि पावर प्रोडक्शन में है और डिस्ट्रीब्यूशन में है, खास करके वेस्ट बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, हुगली, फिर इनको डिस्ट्रीब्यूशन का काम इनके पास नोएडा, राजस्थान और मालेगांव इधर भी है। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। जिस तरह की तेजी हमने बाकी के पावर स्टॉक्स में देखी है, उसके कंपैरिजन में बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। इस कंपनी के भी नतीजे आने हैं 11 नवंबर को, मतलब इसी वीक, तो वो नतीजे भी मुझे लगता है बहुत अच्छे रहने चाहिए। और बाकी लॉन्ग टर्म के लिहाज से भी अच्छा लगता है, सॉलिड फंडामेंटल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 22%, अच्छे रिटर्न रेशियोज है, पिछले 3 साल का पैट का कैगर भी अच्छा है। पिछले साल तो एक स्पेशल 45 रुपए का डिविडेंड भी दिया था इस कंपनी ने। ऑल इन ऑल मुझे लगता है अच्छा स्टॉक। और एफआईएस डीआईएस भी 37% हिस्सेदारी ओन करते हैं, जिसमें एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई, एबीएसएल और डीएसपी। मुझे लगता है इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिहाज से करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें लॉन्ग टर्म का टारगेट है 130 रुपए का। ओके, तो सीईएससी इस पर है खरीदारी की राय। पावर स्पेस से एक काउंटर जो सेठी साहब पहले भी बात कर चुके हैं और अभी भी इन्हें पसंद है ये। आइए कुछ और पिक्स लें, उससे पहले कैश का ऑप्शन सुमित जी की तरफ से बिगुल उनके लिए। बताएं सुमित जी। दीपांशु, कैश का ऑप्शन के अंदर निफ्टी को सिलेक्ट करना चाहिए। मेरे को लग रहा है कि जो मॉर्निंग में गिरावट देखने को मिल गई वो हो चुकी है और अब यहां से सपोर्ट के पास से अब घूमना चाहिए। वैसे भी निफ्टी के अंदर 17,800 17,825 के आसपास का सपोर्ट है, तो ये सपोर्ट के आसपास आके थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, आधा एक घंटा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो निफ्टी का 17,850 का कॉल, जो कि 125-130 के आसपास ट्रेड कर रहा है, निफ्टी का 17,850 का कॉल, इसको खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। नीचे के अंदर 75 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे ही 17,900 का लेवल निफ्टी में ऊपर में टूटेगा तो निफ्टी 17,950 से 18,000 की तरफ जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ऐसा होने पे 17,850 के कॉल की वैल्यू ऊपर में 175 रुपए से लेके 225 रुपए तक देखने को मिल सकती है। बाय 17,850 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 75, टारगेट 175 और 225। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी की राय। निफ्टी का 17,850 का कॉल, तो अब बाजार सपोर्ट लेवल पर है और यहां से ऊपर आना चाहिए, ये मानना है सुमित जी की तरफ से। नजर रखते हैं बाजार के एक्शन पर, जो आज सुबह हम बात भी कर रहे थे, थोड़ा ऊपर से कूल ऑफ होकर सपोर्ट लेवल्स पर है। अब देखते हैं यहां से मोमेंटम पकड़ेगा या नहीं बाजार पर। आइए पालिया साहब भी हैं हमारे साथ तैयार एसपीएल मिड कैप्स में। पालिया साहब बताएं सर, आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लॉन्ग टर्म पिक होगी ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री लिमिटेड। ये स्टॉक का अगर हम डेली, वीकली और मंथली सेटअप देखें तो स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट तीनों टाइम फ्रेम पे होते हुए दिखा है और जिस तरीके से मंथली चार्ट पे अब इसमें ब्रेकआउट विजिबल है, हमें लगता है ये स्टॉक को अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय करना चाहिए। स्टॉक में जिस तरीके से स्ट्रेंथ अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम अब यहाँ से बनती हुई दिख रही है, हमें लग रहा है इसमें टारगेट जो आना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से 300 से 315 तक के अपसाइड यहाँ से लॉन्ग टर्म के हिसाब से आते हुए दिख सकती है। 247 के आसपास अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 247, 238 ये बाइंग रेंज हम इसमें सजेस्ट करेंगे। 220 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे और 300 से 315 के टारगेट, अपसाइड के टारगेट इसमें लॉन्ग टर्म बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं। तो ग्रीन प्लाई बाय करने की सलाह रहेगी लॉन्ग टर्म में। ओके, तो ग्रीन प्लाई है लॉन्ग टर्म पिक राजेश जी की तरफ से। और इस बीच जो स्टॉक आज सबसे ज्यादा चर्चा में है, सबसे ज्यादा एक्शन में, भले ही खराबी की वजह से हो, वो है इंडसइंड बैंक। 10% से ज्यादा गिर चुका है, 10% का लोअर सर्किट खुल चुका है और उसके बाद भी गिरावट थमने और रुकने का नाम नहीं ले रही। 11-11.5% अब नीचे है इंडसइंड बैंक। देवांशी हमें बता दें क्या वजह है इतनी तेज गिरावट की इंडसइंड बैंक में। देवांशी बताइए। अनिल जी, बहुत समय के बाद अब फाइनली हम देख रहे हैं कि कोई विसल ब्लोअर की तरफ से शिकायत आती हुई दिख रही है और ऐसे शिकायत आ रही है कि एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स चल रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी जो वैसे लोन्स थे जहां पे रीपेमेंट नहीं हो रहे हैं, उन कस्टमर्स को वापस से नए लोन्स दिए जा रहे हैं और वो भी जब कस्टमर्स की तरफ से
अग्रीमेंट नहीं था, उन्होंने ये लोन डिस्पर्स करने को नहीं कहा था, उनकी सहमति के बिना ये लोन्स डिस्पर्स किए गए थे, ये शिकायत थी विसल ब्लोअर की। और उसके बाद हमने देखा एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स इंडसइंड बैंक पर बनते हुए दिखे। जो वीकेंड था, लंबा वीकेंड, दिवाली पर उन्होंने कॉन कॉल रखी थी, उन्होंने ये कहा कि ये जितनी भी एवरग्रीनिंग ऑफ लोन्स की जो बात है उस बात का उन्होंने खंडन कर दिया है। उनका ये कहना था कि मई में एक टेक्निकल ग्लिच होता हुआ दिखा था और उसके तहत 84,000 कस्टमर्स को ये लोन्स डिसबर्स किए गए थे, लेकिन फिलहाल अगर आप एक्टिव क्लाइंट्स देखें तो उसमें से सिर्फ 26,000 एक्टिव क्लाइंट्स हैं और जो आउटस्टैंडिंग रकम है इस पूरे की वो करीब 34 करोड़ की है। साथ ही ये पूरे अमाउंट पर जो प्रोविजनिंग है वो अभी भी बैंक करती हुई दिख रही है, तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं वो फॉलो करती हुई दिख रही है। लेकिन अनिल जी, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर ये मई में हुआ था तो बैंक ने बताया क्यों नहीं? और इंडसइंड बैंक के साथ ये बार बार यही प्रॉब्लम हो रही है कि अगर हल्की सी भी छोटी सी भी बात है तो वो शेयर नहीं करते या बताते नहीं है। अच्छा, तो मतलब मार्केट जो पनिश कर रहा है वो गवर्नेंस इश्यूज पे ज्यादा, गवर्नेंस इश्यूज पे है, बजाय इसके कि लोन अमाउंट बढ़ा है कि क्या है क्या नहीं है। मुझे मतलब बिना मांगे लोन दे दिए, बिना मांगे। इंटरेस्टिंग यार, लोग लाइन लगा के खड़े होते, लोग मिलता नहीं है। 84,000 लोगों को, 84,000। ओके। और वो भी वो कस्टमर्स हैं जिनको ऑलरेडी लोन दिया गया था। उसमें से भी काफी कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके जो, क्योंकि वो कोविड का समय था, लॉकडाउन था, तो उनके जो लोन्स हैं वो ऑलमोस्ट एनपीए होने के वर्ज पे थे और उनको डिसबर्स किया गया है। और इसी के चलते वो एवरग्रीनिंग का इस्तेमाल किया था। एवरग्रीनिंग का मामला भी आया। ये वो थे क्या, वो जो पहले वाले भारत फाइनेंशियल वाले जो कस्टमर्स थे, उनका फाइनेंस कंपनी उन्होंने एक्वायर की थी, एसकेएस माइक्रो, करेक्ट। तो वहां पे भी काफी दिक्कतें थी और जब एसकेएस एक्वायर करने वाले थे तब भी इंडसइंड बैंक के लिए काफी दिक्कतें आती हुई दिख रही थी। उसके बाद जब क्लियर किया उन्होंने, उसके बाद ये लगा कि इंडसइंड बैंक अब क्लियर हो चुका है, बैंक्स के बुक्स एकदम क्लियर हो चुके हैं। अब वो विसल ब्लोअर की वापस से खबरें आती हुई दिख रही है और इसी के चलते आप देखिए आज करीब 10% ये स्टॉक यहाँ पे घट रहा है। लेकिन ब्रोकर्स आप देखिए यहाँ पे जो रेटिंग है ये नहीं काट रहे हैं, इनके जो टारगेट्स हैं उसमें भी कोई बदलाव आज करते हुए नहीं दिख रहे हैं। सीएलए से भी खरीदारी की राय को मेंटेन किया है, 1500 तक के टारगेट्स दे रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली भी 1500 तक के जो टारगेट्स हैं उनको मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सबका यही कहना है कि ये जो उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया था मई में जब ये हुआ था, इसी के चलते ये दिक्कतें होती हुई दिख रही हैं। ओके, तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक पर बड़ा एक्शन कमजोरी की तरफ। वागे साहब, जरा इंडसइंड बैंक के चार्ट देखिए, अब लेवल्स कौन से हैं अहम इसके लिए? अनिल जी, बहुत ही खराब पैटर्न हो चुका है। मतलब इसमें मेरे हिसाब से तो लेने का सोचना ही नहीं चाहिए। 1100 के एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो ब्रेक हो चुके हैं, इसको एक डबल टॉप पैटर्न माना जाना चाहिए। और ऑन द बाउंस बैक 1100 क्रॉस होना बहुत मुश्किल लगता है। ऑन द डाउन ये 1000 तक जाते हुए इजीली दिखता है, 1950 980 यहाँ पर इसका बॉटम बनना चाहिए, ये मेरे चार्ट पैटर्न सजेस्ट कर रहे हैं। और ऊपर बाउंस बैक आता है 1100 1110 1120 बेच के निकल जाना चाहिए, आपको 1000 के लेवल मिलने चाहिए। बिल्कुल ऊपर में करते रहे बिकवाली 1120-25 के आसपास। अभी बसीन साहब भी कह रहे थे थोड़ा ऊपर आए तो वहां बेचने का मौका बनेगा, आए तो देखते आता है या नहीं। आइए पोजिशनल पिक का वक्त है, सेठी साहब से पूछते हैं। सेठी साहब की पिक्स तो वैसे तो कमाल करती हुई दिख रही। सेठी साहब का देवयानी इंटरनेशनल, फिर और कौन सा था वो, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, केपीआर मिल्स, आज भी इंडिया बुल्स, ये सारे आज ही। देवयानी भी देखिए। सेठी साहब बड़ा कमाल कर रही है आपकी पोजिशनल पिक, ये सारी की सारी जो मुझे याद है, बाकी हो सकता है कुछ मुझे एकदम से याद नहीं आ रही हो। बताएं सर, आज की पोजिशनल पिक कौन सी है आपकी? बिल्कुल, धन्यवाद अनिल जी, याद रखने के लिए। आईबी रियल एस्टेट कमाल करता हुआ नजर आ रहा है, 3-4 दिन पहले 160 रुपए के लेवल्स पे दिया था। केपीआर मिल्स तो ये धनतेरस की पिक थी, वहां से 15-20% बढ़ गया है 4 दिन के अंदर। और देवयानी इंटरनेशनल तो कमाल हो गया, 120 के लेवल से रिकमेंड कर रहा हूं और अभी 155 हो गया। बाकी अनिल जी, आज की जो मेरी पोजिशनल पिक है, एक पेपर स्टॉक पिक किया आज मैंने। स्टॉक का नाम है वेस्ट कोस्ट पेपर। पहले भी कई बार इस स्टॉक का जिक्र किया, फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी है। जिस तरह से पेपर सेक्टर पे एक मूव आ रहा है, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। इसके भी नतीजे आएंगे इस वीकेंड पे। मुझे लगता है नतीजे भी इन पेपर कंपनीज के बहुत ही अच्छे होने चाहिए इस क्वार्टर में। एक तो देखिए, जब से सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया उसके बाद से हमने देखा अच्छी तेजी पेपर के स्टॉक्स में या पेपर प्राइसेस में बढ़त हुई है। फिर जो ई कॉमर्स के ज्यादा पॉपुलर होने की वजह से पैकेजिंग के लिए भी काफी पेपर्स यूज हो रहे हैं। फिर हाल ही में स्कूल्स वापस से खुल गए तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट है। और चाइना में पोल्यूशन कंसर्न्स की वजह से
पेपर प्रोडक्शन कम हुआ और उसके कारण से जो वहां पे प्राइस बढ़े हैं, तो इंपोर्टेड पेपर महंगा हो गया, तो उसका भी फायदा होना है। तो ऑल इन ऑल ये जो स्टॉक 259 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और नॉर्मल ईयर में इसके जो आप रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो करीबन 26-27% के रिटर्न ऑन इक्विटी है, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन है, अच्छी कैगर से कंपनी ग्रो कर रही है। और FIS का भी अच्छा खासा 10.5-11% का इंटरेस्ट है, जिसमें निप्पॉन लाइफ है और LNT है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे खरीदे। मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 290 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 245 रुपए। ओके, तो 290 के टारगेट, 245 का स्टॉप लॉस, वेस्ट कोस्ट पेपर, इस पर करें आप खरीदारी। ये है सेठी साहब की राय। आइए एक 10 की कमाई ली जाए राकेश जी कुणाल जी की तरफ से, बताएं सर। दीपांशु, हमारी 10 की कमाई का स्टॉक है यूनियन बैंक। यूनियन बैंक का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। एक ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, और अगर करेक्शन के अंदर स्टॉक 46-47 के अराउंड मिल जाए तो वो बेहतरीन स्तर है इसको बाय करने के लिए। तो करेक्शन पर यूनियन बैंक में निवेश की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, हम 10 की कमाई में मीडियम टर्म व्यू दे रहे हैं, तो इसमें वीकली चार्ट्स अगर आप देखें यूनियन बैंक के, तो निचले स्तरों पर एक बेस बन चुका है, एक बड़ा शानदार पैटर्न इवॉल्व हुआ है और अब ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। तो इन स्तरों पर गिरावट में इसको धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट करें। यहां पर हमें उम्मीद है कि स्टॉक आपको बहुत तेजी से 65 रुपए 70 रुपए के भाव दिखा सकता है। तो 65 से 70 होगा इसका मीडियम टर्म टारगेट, जो कि 3 से 6 महीने के भीतर यूनियन बैंक में देखने को मिलेगा। 70 पार हुआ तो इस स्टॉक में आपको 85 के लेवल्स पे आते हुए दिखेंगे। तो यूनियन बैंक पर हमारी खरीदारी क्या है? अब की बार 70 पार और उसके बाद 85 का टारगेट यूनियन बैंक। ये है 10 की कमाई का स्टॉक कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। बैंक्स में भरपूर तेजी है और स्पेशली सरकारी बैंकों में। फिर आपको यूनियन पसंद हो यूनियन लीजिए, जम्मू कश्मीर पसंद हो तो वो लीजिए। बाय द वे, इस बीच रेमंड्स भी दूसरा टारगेट हासिल करता हुआ दीप, जो बुधवार को दिया था दिवाली के ठीक एक दिन पहले, 494-495 में 480 का स्टॉप लॉस था। 505 का पहला टारगेट तो शायद उसी दिन आ गया था। जी हाँ, 515 का दूसरा टारगेट आपकी आंखों के सामने है। इस वक्त 513 के आसपास फ्यूचर चल रहे हैं। आज का हाई 516 का है तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए 520-522 तक के टारगेट के लिए आप अब भी होल्ड कर सकते हैं। और चाहें तो अच्छा प्रॉफिट है आपके हाथ में, 15 रुपए 20 रुपए का, तो आप चाहें तो बुक भी कर सकते हैं। और एक और स्टॉक जम्मू कश्मीर बैंक तो हम बता ही चुके हैं, 55-70 रुपए के टारगेट जो है वो थोड़े आगे के लिए आपके लिए है, उसके लिए आपको होल्ड करना चाहिए। आइए 10 की कमाई में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार आपके लिए आएगी कुछ अच्छी बेहतरीन पिक्स और शानदार रिसर्च भी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। 10 की कमाई में सुस्ती है बाजार में, 400 पॉइंट्स नीचे अब बैंक निफ्टी दिख रहा है। थोड़ी सुस्ती बैंक्स में ज्यादा है, निफ्टी पर आप फिर भी स्टेबल एक्शन देख रहे हैं, बिल्कुल सपाट है। निफ्टी गिरने के बाद एकदम फ्लैट लेवल को होल्ड करते हुए दिख रहा है जहां पर सपोर्ट है। पर बैंक निफ्टी में थोड़ी ज्यादा आपको परेशानी दिख रही है, करीब 425 अंकों की गिरावट है इस समय। पर हम बात कर रहे हैं बढ़िया निवेश के मौकों की SPL मिड कैप्स में, और अब वक्त है पालविया साहब से उनकी पोजिशनल पिक लेने का। पालविया साहब बताएं सर। दीपांशु जी, पोजिशनल पिक जो रहेगी वो रहेगी हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन, हिंद ऑयल एक्सपो। ये स्टॉक का अगर हम वीकली सेटअप देखें तो स्टॉक में 4-5 वीक की जो गिरावट थी, लास्ट वीक में काफी अच्छी रिकवरी स्टॉक में एक देखने को मिली। और स्टॉक में अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे फॉर्मेशन डेली चार्ट पे। जिस तरीके से स्टॉक में रिकवरी बनी है लास्ट वीक, और जो इसके डेली वीकली सेटअप बने हुए, हमें लगता है ये स्टॉक अब पोजिशनल बेसिस पे काफी अच्छा करते हुए दिखेगा। प्रीवियस स्विंग हाई थे जो करीब इसके 220 के, वो भी हमें लगता है कि ये स्टॉक आगे आने वाले दिनों में क्रॉस करते हुए दिखेगा। तो हम यहाँ पे इसके पोजिशनल टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए, वो आना चाहिए करीब 240 तक के। तो 197, 192 ये एक बाइंग रेंज इसमें सजेस्ट करेंगे बाय करने के लिए। करंट लेवल से 180 का स्टॉप लॉस रखेंगे और 240 तक की अपसाइड हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे हिंद ऑयल एक्सपो में आते हुए दिख सकती है। तो ये स्टॉक को बाय करने की सलाह देंगे। ओके, तो ये है आपके लिए HOEC पर खरीदारी की राय। 240 का टारगेट लगाना है, 180 का होगा आपका स्टॉप लॉस। पसंद है ये पालविया साहब को पोजिशनल बेसिस पर। नजर रखिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन काउंटर्स भी फोकस में आए हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कच्चे तेल के दाम में आप बढ़त देख रहे हैं। पर बात निकली है तेल के दामों में बढ़त की, तो एक जरा एक्शन पूरे कमोडिटी स्पेस पर भी डाल दें, क्योंकि जैसा आज अनिल जी के साथ सुबह चर्चा भी हो रही थी, इन्फ्लेशन की थोड़ी चिंता कम होती हुई दिखी है।
और इसी पर नजर रखेंगे। थोड़ी देर में वरुण एक खास रिसर्च भी इसके लिए हमारे पास लेकर आएंगे, पर उससे पहले एक 10 की कमाई की पिक ले लेते हैं जैन साहब की तरफ से। जैन साहब बताएं आपकी 10 की कमाई का पिक सर। बिल्कुल, आज सीमेंट सेक्टर पूरा एकदम फ्लेवर में है और टॉप गेनर भी है तो अल्ट्राटेक सीमेंट है, और फोर्थ बिगेस्ट गेनर है तो वो श्री सीमेंट है, जो कि मैंने पिक ऑफ द डे के तौर पे भी दिया है। और जो स्टॉक मैं आज लाया हूं वो है मंगलम सीमेंट्स। इनफैक्ट देखिए, ये स्टॉक ऐसा नहीं कि पहली बार जिक्र कर रहे हैं और पहली बार रेकमेंड कर रहा हूं, काफी बार मंगलम सीमेंट्स के बारे में बात कर चुका हूं। और मंगलम वर्ड से तो मुझे एक्चुअली और ज्यादा प्यार हो गया, क्योंकि मंगलम ऑर्गेनिक्स जो कि मैंने धनतेरस के दिन दिया था और आज भी ऐसे मार्केट में 6% ऊपर है और 4 फिगर में आ चुका स्टॉक 25% ऊपर है मंगलम ऑर्गेनिक्स। तो उसी वैसा ही एक नाम है मंगलम सीमेंट्स, जो कि बेहतरीन क्वालिटी कंपनी है, बिरला ग्रुप की कंपनी है। और देखिए पिछले 3 साल की जिसकी प्रॉफिट की कैगर 114% से बढ़ी हुई हो और हाईज अपना 550 का ये बनाया हुआ है और ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है। 4 मिलियन टन की कैपेसिटी है पर एनम और क्लिंकर की कैपेसिटी 2.3 मिलियन पर टन है, मिलियन टन पर एनम है। और उसके सामने मैं देख रहा था, देखिए बिरला उत्तम नाम से इनकी ब्रांड है, नॉर्थ इंडिया में ज्यादा चर्चित है और राजस्थान में इनका प्लांट है डोबक बोल के जगह, कोटा डिस्ट्रिक्ट में। और टीटीएम बेसिस पे 135 करोड़ का पैट, और सबसे इंपॉर्टेंटली अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो वो बहुत ही इंप्रेसिव है। और उसमें सचिन बंसल जी का नाम है जो कि फ्लिपकार्ट से नाम जुड़ा हुआ है, और इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में इन्होंने इसमें अपनी स्टेक भी बढ़ाई है। तो मुझे लगता है कि मंगलम सीमेंट्स को आराम से वापस से, हालांकि अभी रिजल्ट्स आना बाकी है, बट जिस तरीके से लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर में माहौल बना हुआ है और ये सीजन भी बहुत अच्छा होता है, फेस्टिव डिमांड भी, और अब आने वाला समय और भी बढ़िया रहेगा। तो मेरे हिसाब से मंगलम सीमेंट को ले और आराम से 550 के टारगेट्स के लिए खरीदे। ओके, तो मंगलम सीमेंट 550 के टारगेट लिए। जिन साहब कोई डिस्क्लेमर या फिर कोई फैमिली डिस्क्लोजर ऐसा कुछ मंगलम सीमेंट में? नहीं, बिल्कुल नहीं है। फैमिली डिस्क्लोजर ये है कि कोटा डिस्ट्रिक्ट में मेरा ससुराल और ये कोटा डिस्ट्रिक्ट में इनका प्लांट है, बाकी कोई मेरे पास इसके शेयर्स नहीं है। अच्छा, और ये कोटा की कचौरी क्या इसी वजह से फेमस है? वहां की कचौरी में क्या खास बात है ऐसी में? और सर वहां का कोई पानी में ही बात है अनिल जी, और वो कोई मिर्ची वहां पे का पानी मिर्ची मांगते और मिर्ची में ही पानी में, मतलब कचौरी तो तेल में तली जाती, पानी में कैसे होगी? वो सर जैसे बीकानेर में पानी होता है ना, वहां का भुजिया वहां के पानी और मिट्टी से ही बनता है। तो हर जगह का अपना पानी होता है। और आप तो अभी राजस्थान से होके आए अनिल जी, आपको पता है कि हर जगह की क्या क्या चीज कैसे कैसे राजस्थान में कचौड़ियां हर शहर में अच्छी होती है, बट पर्टिकुलरली कोटा की थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेमस है। अरे ना, जैन साहब का थोड़ी कहीं बिल विल आता है वहां पे, पूरे कोटा में कहीं भी जाके खाए, इसलिए उनको ज्यादा पसंद है कचौड़ी, कोटा की कचौड़ी। जैसे सर आप कह रहे थे दिवाली पे थोड़ा डाइट को रिलैक्स कर देते, तो इस वीकेंड हाँ, मैंने मजे लिए। हाँ, खूब खाया। मतलब मैंने पहली बार एक साथ, मतलब मेरे ख्याल से कई सालों बाद 12-15 जलेबियां एक साथ खाई। एक साथ मतलब 5-6 आलू बड़े, मतलब राजस्थान में आलू बड़े कहते हैं, यहाँ बटाटा बड़ा बोलते हैं हम। आलू खाए, खूब फायदा उठाया। कल आकर शाम को थोड़ा तेल निकाला मैंने अपने आप का थोड़ा, लेकिन जम के खाया है, मिठाई टाइप फुल एकदम पूरा फायदा उठाया। यस चीट डेज जो होते हैं, इसी दिन के लिए तो हम डाइट करते हैं, जब खाना है तब खा पाए, नहीं तो पहले ज्यादा खा लो तो फिर जिस दिन खाना उस दिन खा ना पाए। अरे अनिल जी आप बहुत बोल रहे हैं, अनिल जी मुंह में पूरा पानी आने लगा ठीक से एकदम। तो सेठी साहब सही है ना? म्यूट हो गए सर। अच्छा सेठी साहब म्यूट, शायद आवाज नहीं पहुंची। म्यूट नहीं हो अनिल जी, सॉरी अनिल जी, हाँ म्यूट ठीक बात है। चलिए, तो ये है आपके लिए मंगलम सीमेंट स्टॉक, जहां पर जैन साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय। आइए अब शॉर्ट टर्म पिक लेने का वक्त है। सेठी साहब बताएं अपनी शॉर्ट टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, आज की जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक है एक पसंदीदा सेक्टर से है। स्टॉक का नाम है आंध्रा शुगर, जो कि अभी 665 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को भी मैंने बहुत बार निचले लेवल से रिकमेंड किया है। ये शुगर की पूरी तेजी में कई बार ये स्टॉक चर्चा में आया है। फिर इसके अलावा पिछले वीक मैंने EID पैरी रिकमेंड किया था इसी सेक्टर से। पिछले वीक जो SPL मिड कैप सेगमेंट में पोजिशनल पिक थी मेरी 459 के लेवल पे, 490 का टारगेट था, वो भी अच्छा कर रहा है। मुझे लगता है आंध्रा शुगर, जो कि शुगर, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स ये तो बनाती है, इस सेक्टर में तो है, और शुगर में तो हम देख भी रहे हैं कि एक तो शुगर के प्राइसेस काफी बढ़े हुए हैं, फेस्टिव डिमांड है, और उसके अलावा एथेनॉल की एक बड़ी स्टोरी सभी शुगर कंपनीज के साथ प्ले आउट हो रही है। बाकी इस कंपनी में एक और तड़का है, ये कॉस्टिक सोडा और सोडा ऐश भी बनाती है, जिसके प्राइसेस भी स्काईरॉकेट हो रहे हैं, जिस कारण से हम
गुजरात एल्कली, DCW, इस तरह के स्टॉक्स में भी तेजी देखते हैं। तो ये स्टॉक उस सेगमेंट में भी है, तो वहां का भी फायदा होना है। फिर एक लिस्टेड कंपनी हो रहा है जोसिल नाम की, जिसमें 55% हिस्सेदारी है इनकी। सॉलिड फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, रिटर्न रेशियोज बहुत ही अच्छे हैं। पिछले 3 साल का पैट का कैगर भी अराउंड 38-39% का है। लास्ट ईयर 20 रुपए का डिविडेंड दिया है कंपनी ने, और मुझे लगता है ये स्टॉक का शॉर्ट टर्म में कमाल करना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 685 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 650 रुपए। ओके, सो 685 का टारगेट, 650 का स्टॉप लॉस नजर रखिए। आंध्रा शुगर, यहां पर आप बढ़िया एक्शन बनते हुए देख रहे हैं, स्टॉक में भी अच्छी खरीदारी। शुगर स्पेस यहां पर एक्शन है क्योंकि हमने देखा दामों में बड़ा उछाल है। बाकी कमोडिटीज, एग्री कमोडिटीज हो, मेटल्स की बात करें, ऑयल एंड गैस की बात करें, हमने जबरदस्त एक्शन देखा है। पर जैसा आज हम सुबह बात कर रहे थे, फाइनली अब थोड़ी राहत आ रही है। पिछले अगर आप 2 हफ्ते का एक्शन देखें, 1-1.5 महीने का एक्शन देखें, तो काफी सारी कमोडिटीज ऐसी हैं जो ऊंचाई से फिसली हैं। आइए एक बार इसके बारे में जानते हैं वरुण के साथ। वरुण, बताइए कहां राहत आ रही है और कैसे समझना चाहिए इस एक्शन को? देखिए दीप, हर जगह राहत आ रही है। भले आपने जैसे कि अभी एग्री कमोडिटीज कही, वहां भी अच्छी खासी गिरावट देखने मिली। पाम ऑयल के दाम देखिए, कोकोआ के दाम देखिए, पिछले कुछ दिनों से कोकोआ के दाम बढ़े थे, लेकिन अब वो भी गिरना चालू हो चुके हैं। तो अक्रॉस कमोडिटी स्पेस जो है दामों में गिरावट देखने मिल रही है। सबसे पहले हम आयरन और कोयला इनकी बात करते हैं। तो आयरन और के दाम देखिए, पिछले एक हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो करीब 17% के आसपास की गिरावट हुई है, हाई से 57% गिरे हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव सबके लिए है। नेगेटिव एनएमडीसी के लिए आपने देखा, एनएमडीसी अब प्राइस नहीं बढ़ा पाया इस बार का जो प्राइस रिवीजन किया, तो इसके लिए पॉजिटिव जो है स्टील कंपनीज के लिए होगा। कोयले के दाम अगर आप देखेंगे तो एक हफ्ते में 31% के आसपास की गिरावट है, हाई से 42% गिर चुके हैं। कोल इंडिया के लिए नेगेटिव है। कॉस्टिक सोडा 10 दिनों में 26% के आसपास की गिरावट जो है कॉस्टिक सोडा के दाम में आई है। ग्रासिम गुजरात एल्कलीज के लिए खराब बात है। पीवीसी पिछले 20 दिनों में पीवीसी के दाम 36% गिरे हैं, इसका डीसीडब्ल्यू पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स, यहां देखिए पिछले 1 महीनों में 52% के आसपास की गिरावट जो है बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में देखने मिली है। वहीं एसिटिक एसिड 1.5 महीनों में करीब 23% के आसपास गिरे हैं। रबर के दाम देखिए, पिछले 20 दिनों में 9% के आसपास की गिरावट जो है वो रबर के दाम में भी देखने मिली है। तो जाहिर सी बात है इसका फायदा होगा दरअसल टायर कंपनीज को, क्योंकि इनके लिए रॉ मटेरियल होता है। आईएक्स पे हम आपको बता ही चुके हैं कि इस तरह से दाम जो है लगातार गिरते जा रहे हैं। 80-85% के आसपास आईएक्स पे जो पावर के दाम है वो गिर चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे एल्यूमिनियम के दाम पिछले 1 महीनों में 13% के आसपास की गिरावट आई है। एचआरसी नवंबर फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे तो 14% के आसपास की गिरावट जो है पिछले 1 महीने में आई है। लेकिन अगर आप इसमें जनवरी फ्यूचर्स तक चले जाए ना, तो आप देखेंगे एचआरसी के जो दाम है ना उसमें करीब 24% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने मिली है। लंबर की कीमतें देखिए, करीब 3% के आसपास की गिरावट यहां भी देखने मिली। तो अक्रॉस कमोडिटी स्पेस आप देख लीजिए, भले वो आयरन और कोल जैसी कमोडिटीज हो, एल्यूमिनियम, एचआरसी कॉइल जैसी कमोडिटी हो, या फिर एग्री कमोडिटी हो, पाम ऑयल, कोकोआ जैसे, सब जगह दाम जो है उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने मिल रही है। जाहिर सी बात है जो प्रोड्यूस करते हैं उनको यहाँ नुकसान है, लेकिन जो कंज्यूम करते हैं उनको फायदा है, हमें और आपको भी फायदा है, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। हम समझ ही नहीं पा रहे इसको अच्छा माने या खराब। अनिल जी, हमारे लिए तो अच्छा है, हमारे लिए मतलब कंज्यूमर के लिए अच्छा है, एंड कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा है। खैर हर एक चीज के एक इन्फ्लेशन बढ़ता है तो कुछ कंपनियों को फायदा होता है, ओवरऑल इकोनॉमी के लिए नुकसान की बात है। घटता है तो कुछ कंपनियों को जो कमोडिटी से जुड़ी हुई है उनके लिए नुकसान की बात है, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी के लिए फायदा है। सो जीरो सम गेम वैसे ही है। तो कुछ कंपनियों के लिए अच्छा, कुछ कंपनियों के लिए खराब। इन जनरल इकोनॉमीज के लिए अच्छा जो इन्फ्लेशन से बढ़ती हुई महंगाई, लेकिन इस समय इसे ज्यादा अच्छे तौर पे देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तेजी से कमोडिटीज के दाम बढ़े वो ठीक नहीं जी। बढ़े ऐसा कुछ नहीं, बढ़ना चाहिए, कमोडिटी साइकिल होना भी चाहिए, लेकिन इस तरह से बढ़ रहे जैसे मतलब कल मिलेगा ही काइंड ऑफ। तो वो अनाप शनाप जो तेजी है उस पर लगाम लगी है और अब वापस से रियलिस्टिक लेवल पर आ गए। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से बढ़े वो ठीक है कि भाई वाकई में डिमांड है, सप्लाई आने में टाइम लग रहा है, वो एक चीज समझ में आती है। लेकिन ये तो सट्टे के हिसाब से जो बढ़ते हैं दाम कमोडिटीज के ग्लोबली वो ठीक नहीं है, तो वो अब ठंडे होते दिख रहे हैं, ये अच्छी बात है। चलिए छोटा सा ब्रेक के उस पास कुछ बेहतरीन पिक्स और एक इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट खाने पीने की बात चल रही है। तो सफायर फूड, इसका आईपीओ कल से खुलने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। मैनेजमेंट से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका सबका 10 की कमाई में। आइए पहले राजेश पालिया साहब से पूछ लें एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में उनकी शॉर्ट टर्म पिक बताएं सर।
शॉर्ट टर्म पिक रहेगी ओरिएंट इलेक्ट्रिक। ये स्टॉक का अगर हम सेटअप देखें तो स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से इसके वीकली चार्ट एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद इसमें वापस से ब्रेकआउट एक कंसोलिडेशन का देखने को मिला वीकली और डेली सेटअप के हिसाब से, जिस तरीके से इसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, हमें लगता है शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक अच्छा करते हुए दिखेगा। 430 से 440 तक की अपसाइड हम इसमें शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक बाय करना है, 389 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 389 380 बाइंग रेंज सजेस्ट करेंगे। 375 का स्टॉप लॉस रखें, 430 440 ये टारगेट हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड बाय करने की सलाह रहेगी। ओरिएंट इलेक्ट्रिक ये है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय आ रही है इस वक्त राजेश जी की तरफ से। तो ये एक स्टॉक है जहां पर आपको करना है फोकस। आइए बढ़ते हैं आगे और कुछ और बेहतरीन पिक्स हमारे एक्सपर्ट से ली जाए। उससे पहले वक्त है न्यूज पर यूज सेगमेंट का, और आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है एक नई कंपनी, जी हाँ, आईपीओ आने की तैयारी में है, सफायर फूड्स का। आइए बात करते हैं सफायर फूड से। सफायर फूड्स बता दूं आपको कंपनी के बारे में, 2009 से इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और भारतीय उप महाद्वीप यानी कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में फ्रेंचाइजी ऑपरेटर्स में से है ये। यम ब्रांड जो है उनके फ्रेंचाइजी है। श्रीलंका में हिंदुस्तान से ज्यादा कामकाज इनका श्रीलंका में, बड़ी इंटरनेशनल चेन है QSR, वहां की सबसे बड़ी चेन है श्रीलंका की। और भारत, मालदीव्स, यहाँ पर 209 KFC रेस्टोरेंट है, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है जून 2021 की, यानी 3-4 महीने पुरानी है। और पिज्जा हट वाले भी ये कारोबार करती है। तो भारत, श्रीलंका और मालदीव्स 3 जगह इनके पिज्जा हट चलते हैं, और श्रीलंका में 2 टेको बेल रेस्टोरेंट भी। तो पिज्जा हट, टेको बेल और साथ ही साथ यम, ये 3 हैं जो ब्रांड्स है, और KFC भी, जिनके रेस्टोरेंट्स ये कंपनी चलाने का काम करती है, ठीक वैसे जैसे देवयानी फूड्स करती है। तो देवयानी फूड जो हाल ही में लिस्टेड हुई, लगभग सिमिलर कारोबार है। आइए पहले आपको जानकारी दे दी जाए आईपीओ की। प्राइस बैंड 1120 से 1180 है। कल खुलेगा आईपीओ, कल से खुलने वाला है, और 12 शेयरों के लॉट में आप अप्लाई कर सकते हैं। 11 तारीख को बंद होगा, है ना। और 2073 करोड़ की साइज है आईपीओ की। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी में कुछ भी पैसे नहीं जा रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, वो दोनों ही यहां बिकवाली कर रहे हैं। लगभग 7,500 करोड़ का मार्केट कैप होता है कंपनी का, ऊपरी प्राइस बैंड पर 1180 के आसपास। आइए अब हमारे साथ 2 खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, उनसे आपका परिचय करवा दूं। संजय पुरोहित साहब हैं जो होल टाइम डायरेक्टर हैं और साथ ही ग्रुप CEO है सफायर फूड के। और संजय पुरोहित साहब जो हैं वो मैंगलोर यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ले चुके हैं, IIM बैंगलोर से पढ़ाई भी कर चुके हैं। कंज्यूमर प्रोडक्ट कैटेगरी में आपका 30 साल से ज्यादा का गहरा तगड़ा अनुभव है। दूसरे खास मेहमान है CFO कंपनी के विजय जैन साहब हैं, जो मुंबई यूनिवर्सिटी से BCom कर चुके हैं और CA है ही। 18 साल से ज्यादा का उनका एक्सपीरियंस भी है फाइनेंशियल मार्केट्स का। आप दोनों का ही स्वागत है। सबसे पहले पुरोहित साहब, शुरुआत आपके साथ की जाए, और वो जानना मैं चाहता हूं, बिल्कुल भी आप पैसा कंपनी में नहीं ले रहे हैं, पूरा ऑफर फॉर सेल है, ऐसा क्यों? क्या कंपनी को ग्रोथ के लिए, एक्सपांशन के लिए, नए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे की जरूरत नहीं है? स्पेशली आपके पास डेट भी है लगभग 94 करोड़ का, तो थोड़ा इशू लाकर डेट भी कम कर सकते थे, इशू लाकर थोड़े नए स्टोर्स भी खोल सकते थे, लेकिन वैसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो पहले अनिल जी, आपको हैप्पी दिवाली, आपके दर्शकों को हैप्पी दिवाली। धन्यवाद सर। मैं 2 मिनट लूंगा सफायर फूड्स का जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है उसके बारे में 2 मिनट लूंगा मैं। जरूर सर। हमारा ऑपरेशन चालू हुआ था 2015-16 में, और तब प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में पैसा डाला था। और आप तो जानते हैं कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो है उनका नॉर्मली इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन 7 से 10 साल का रहता है। तो हमारे कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है जिनको पार्शियल डिसइन्वेस्टमेंट करना था, पार्शियल एग्जिट चाहिए था, और उसके लिए आईपीओ सबसे प्रेफर्ड चॉइस था। जब हम आईपीओ की तैयारी कर रहे थे तब हमको एक इंपॉर्टेंट चीज हमको सॉल्व करना था। वो सेबी के हिसाब से और यम ब्रांड्स के हिसाब से
कौन प्रोमोटर बनेगा। जो इन्वेस्टर प्रोमोटर बन जाएगा, उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो इलिक्विड रहेगा, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहेगा। इस वजह से हमने एक जैसे अभी हमने आईपीओ के लिए बैंकर्स को हमने चुना था, वैसे हमने बैंकर्स को एक प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड के लिए हमने उनको चुना था, और उन्होंने हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड में कुछ सेलिंग शेयर होल्डर्स ने नए इन्वेस्टर्स वो लेके आए। नए इन्वेस्टर्स प्रोमोटर का टैग उन्होंने अपनाया है, और उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो पी इन्वेस्टमेंट, इट्स क्वाइट ऑपोजिट टू नॉर्मल पी इन्वेस्टमेंट। उनका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट इलिक्विड है, और इसलिए वो शेयर होल्डर्स ने उस प्राइस पे प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड उनको कुछ शेयर्स बेचे थे। तब हमने 474 करोड़ ग्रोथ कैपिटल के हिसाब से प्राइमरी राउंड में रेज किया था। वो 474 करोड़ हमारे एक्सपेंशन के लिए काफी है। इंटरनल अक्रूवल्स भी है हमारे, इंटरनल अक्रूवल्स, और ये 474 करोड़ काफी सारा होगा हमारे अक्रूवल्स हमारे अगले एक्सपेंशन प्लान्स के हिसाब से। अब वो जो सेलिंग शेयर होल्डर्स जो उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड में जो शेयर सेल किए थे, वो थोड़ा बहुत आईपीओ में भी बेच रहे हैं, और आईपीओ के बाद भी उनका काफी सारा शेयर होल्डिंग कंपनी में बरकरार रहेगा। ओके तो थोड़ा सा मैंने नहीं ठीक बात है, आपको बताया जी। आई होप बिल्कुल ठीक बात है सर, पूरा समझ में आ गया। लेकिन इसके साथ ही एक और है ना पुरोहित साहब, जो बात आती है कि यम ब्रांड आप भी यहाँ पर फ्रेंचाइजी कर रहे हैं, देवयानी भी जहां तक मेरा ख्याल है वो भी कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में कंपटीशन का क्या सीन है, और कोई ऐसा डिमार्केशन है कि एक पर्टिकुलर एरिया में आप करेंगे, पर्टिकुलर में वो करेंगे, कैसा या फ्री है कंपटीशन, आप दोनों कर सकते हैं? सो अनिल जी, पहले तो देवयानी फूड्स हमारे सिस्टर फ्रेंचाइजी है, बिल्कुल कंपटीशन नहीं है। केएफसी में उनका अलग टेरिटरी है, हमारा अलग टेरिटरी है। पिज्जा हट में भी वैसा लगभग है, एक स्टोर फॉर्मेट के लिए। तो मैं तो समझता हूं कि हम दोनों एक साथ काम करते हैं। वो हमारे से पहले 20-25 साल से वो यहाँ पे आए हैं, तो हम तो एक साथ काम करते हैं। तो ये आपके लिए बीच में, दोनों के बीच में अरेंजमेंट्स है। जैन साहब, आपसे राय लेना चाहता हूं। 2019 से लेकर अभी तक के डेटा है मेरे पास, अभी तक मुनाफे में आना बाकी है कंपनी को। क्या उम्मीद की जाए, जो इन्वेस्टर्स आपके आईपीओ की तरफ देख रहे हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, वो एक बार समझना चाहते हैं कि प्रॉफिट में कब आएगी कंपनी, कुछ अंदाज दे सकते हैं सर? अनिल जी, एक पर्सपेक्टिव देना चाहूंगा। सफायर फूड्स ऑप्शनली 5-6 इयर्स पहले एग्जिस्टेंस में आई थी, और जब हमने 7-8 फ्रेंचाइजीज ऑफ यम अक्वायर किए थे, स्मॉलर फ्रेंचाइजीज, तब से हमने हमारा स्केल इन टर्म्स ऑफ स्टोर काउंट ऑलमोस्ट डबल किया है। इन टर्म्स ऑफ ईबिटा प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे कहा जाता है, आज की तारीख में क्यूएसआर इंडस्ट्री, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हम ऑलरेडी टॉप 3 में हैं। सो इन छोटी जर्नी रही है हमारी, यंग कंपनी है, उसमें हम ऑलरेडी ईबिटा प्रॉफिट्स कर चुके हैं। लास्ट ईयर हमने 18.9% ईबिटा प्रॉफिट किया था बिफोर ईसॉप्स। 450 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन इंप्रूवमेंट दिया था लास्ट ईयर हमने ईबिटा के अंदर। इन स्पाइट ऑफ कोविड, लास्ट ईयर कोविड का इंपैक्ट रहा था रेवेन्यू में, रेवेन्यू ड्रॉप किया था 24%। सो छोटी जर्नी में हमने ऑलरेडी ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिलीवर कर लिया है। एंड जो हमारी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, जो ग्रोथ हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड ओवर नेक्स्ट 5 इयर्स, ऑर्गेनाइज्ड फूड सर्विस सेक्टर FY25 तक डबल होना चाहिए, FY20 से FY25 तक। उसके अंदर ऑर्गेनाइज्ड फूड सर्विस सेक्टर के अंदर क्यूएसआर सेक्टर 54% करीब मार्केट शेयर रहेगा उनका। सो ये स्केल है, ये स्केल के मुताबिक हमारे जो एक्सपेंशन प्लान्स है, जैसे ही स्केल बढ़ेगा कंपनी बढ़ सकती है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ।
ठीक बात है, बहुत ही ठीक बात है कि थोड़ा अगर स्केल और बढ़ा तो कंपनी प्रॉफिट में करेगी। इसी स्केल पर पुरोहित साहब आपसे राय लेना चाहता हूं, एक्सपेंशन प्लान क्या है? और आपने कहा भी कि ज्योग्राफी आपकी और देवयानी की क्लियर है, तो जरा आप बताएं आप किस ज्योग्राफी में एक्सपेंशन करेंगे, कहां कहां आप कामकाज करते हैं, और आगे सारे ब्रांच जो भी आपके हैं उनको लेकर क्या एक्सपेंशन प्लान है सर? तो अनिल जी, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि सभी के रिस्ट्रिक्शंस के हिसाब से मैं फॉरवर्ड लुकिंग प्लान्स में डिटेल में नहीं दे सकता हूं। बट मैं ये आपको कहूंगा कि हमारा जो पिछले 12 महीने से क्या हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जैसे विजय जी ने कहा था कि लास्ट ईयर 24% हमारा डिक्लाइन हुआ था सेल्स, वो ज्यादा तलक फर्स्ट हाफ में हुआ था कोविड की वजह से, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस थे, रेस्टोरेंट्स ऑपरेट पूरे कैपेसिटी पे ऑपरेट नहीं कर सकते थे। लेकिन इस और सेकंड हाफ में जैसे रिस्ट्रिक्शंस खुल गए तब हमारा सेल वापस आना चालू हो गया प्री कोविड लेवल्स तक, और तब हमने एक्सपैंड भी करना चालू कर दिया। तो सेकंड हाफ में हमने करीबन 27 रेस्टोरेंट्स हमने खोले। इस फर्स्ट हाफ में माने अप्रैल 21 से सितंबर 21 तक हमने लगभग 46 स्टोर्स खोले हैं। क्वार्टर 2 में ही हमने करीबन 32 स्टोर्स खोले हैं। तो इससे अंदाजा दर्शक लगा सकते हैं कि क्या हमारा एक्सपेंशन रेट रह सकता है। और कोविड के टाइम पे भी एक्सपैंड करना, और जैसे हम कोविड से बाहर आ रहे हैं वो एक्सपेंशन प्लान को हम और एक्सेलरेट करना, ये हमारा लास्ट 12-18 मंथ्स का जर्नी रहा है। ठीक बात है, तो एक्सपेंशन पर पूरा फोकस है। और इस एक्सपेंशन को देखते हुए जैन साहब, जो आपके 94 करोड़ का डेट है वो कम होगा या बना रहेगा? क्योंकि अगर एक्सपेंशन करेंगे तो फिर डेट कम करने का तो मामला मुश्किल दिखता है, तो इसको लेकर क्या प्लान है सर? सो अनिल जी, करंटली हमारे पास में करीबन 71 करोड़ का डेट है। जो 94 करोड़ का नंबर है वो जून के आसपास का नंबर था। सो करीब करंटली सितंबर का नंबर की बात की जाए तो 71 करोड़ के आसपास का नंबर है। एंड जो संजय जी ने बोला, हमने प्राइवेट प्लेसमेंट राउंड में करीबन 474 करोड़ रुपीस ग्रोथ कैपिटल रेज किया था एज अ प्राइमरी। जो हमारी बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ कैश पोजीशन। व्हाइल वी स्टिल कैरी 71 करोड़ डेट, हमारे पास में काफी बड़ा कैश बैलेंस है बैलेंस शीट पे। इंटरनल अक्रूवल्स काफी स्ट्रांग है हमारे, बिकॉज हम ऑलरेडी ऑपरेटिंग प्रॉफिट करते हैं, इबिटा प्रॉफिटेबल कंपनी है, सो इंटरनल अक्रूवल्स भी है। ग्रोथ प्लान्स में 2 फोल्ड है। संजय जी ने बात की हमारी ऑर्गेनिक ग्रोथ प्लान्स की, जहां पर हम KFC और पिज्जा हट का एक्सपेंशन प्लान करेंगे। उसके अलावा इनऑर्गेनिक ग्रोथ प्लान्स भी है हमारे, जहां पर हम एक्टिवली देखेंगे कि हम अक्वायर कर सके हाई क्वालिटी स्केलेबल QSR ब्रांड्स कॉम्प्लीमेंट्री कैटेगरीज के अंदर। एंड हम लोगों को यम के थ्रू राइट्स है, जहां एज लॉन्ग एज कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स नहीं है जो पिज्जा या चिकन नहीं करते हैं, तो हम अक्वायर कर सकते हैं। दिस कैन बी इन एग्जिस्टिंग ज्योग्राफी, इंडिया में हो सकता है, इंडिया के बाहर भी हो सकता है। और ये दोनों पर्पस के लिए, ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक ग्रोथ हो, इसके लिए करंटली हमारे हिसाब से सफिशिएंट कैश बैलेंस है बैलेंस शीट के ऊपर। सो जो छोटा अमाउंट ऑफ डेट है विल कंटिन्यू टू कैरी एज सच, बट बैलेंस शीट पोजीशन काफी स्ट्रांग है, अंडर लिवरेज है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस है। ओके, परफेक्ट है, कैश बैलेंस है और वो एक्सपेंशन करने के लिए, नए स्टोर्स खोलने के लिए काफी है। लेकिन संजय जी, आपके RHP में एक चीज पढ़ रहा था, तो माफ कीजिएगा, जैन साहब से पूछना है, ये CFO हैं जैन साहब से, उनसे पूछना है, ये 2019 में भी कुछ प्रोविडेंट फंड और प्रोफेशनल टैक्स का पेमेंट डिले हुआ है, 1 साल हुआ है, लेकिन 2020 में भी हुआ है, 2021 में भी कुछ आपके स्ट्रेटेजी ऑडिटर से उन्होंने रिपोर्ट्स क्वालिफाई किए, ऐसा क्यों सर? इसके बारे में कुछ आप सफाई देना चाहेंगे? So, first of all, Sapphire Foods highest corporate governance and financial controls में बिलीव करता है। Continuously हमारे levels of standards of governance and controls improve होते गए हैं। Yes, कुछ small amounts administrative dependency कारण delay हुए हैं, but हमने fully compliant रहे हैं, हमने उनको पे किया गया है as per the government requirement and protocols। एंड आगे भी करते रहेंगे। सो वी कंटिन्यू टू फोकस ऑन हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ जैन साहब, कोई फाइनेंशियल रीजन नहीं रहे ना, मतलब कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हुई?
बिल्कुल अच्छा, फिर ठीक है। जीरो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कंप्लीट रही है। जो हमारा ओनरशिप स्ट्रक्चर रहा, जो संजय जी ने बोला है, उस हिसाब से हमेशा कैश पोजीशन कंफर्टेबल रही है, कोई तकलीफ नहीं रही है कंपनी के अंदर। पुरोहित साहब, एक सवाल आपसे, क्योंकि जैसे जैन साहब ने बताया कि भी ऑपरेटिंग लेवल पर तो आप प्रॉफिट कर रहे हैं, वैसे नेट लेवल पर मुनाफा आने में टाइम है। आमतौर पर वैसे इतने जल्दी 4-5 साल के समय में ऑपरेटिंग लेवल पर प्रॉफिट करना भी आसान काम नहीं है, जिस तरह का बिजनेस आपका है, जिस तरह का एक्सपांशन आप कर रहे हैं। ऐसा क्या खास आपकी कंपनी अलग कर रही है जिस वजह से आपने ऑपरेटिंग लेवल पर मुनाफा 3 साल 2 साल में अर्जित किया है? तो 3-4 रीजंस है अनिल जी। एक तो पहले हम जो ब्रांड चलाते हैं KFC और पिज्जा हट, वो यम ब्रांड्स के साथ मिलकर ये ब्रांड्स और भी रेलेवेंट और भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। इनका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो और ही स्ट्रांग होते जा रहा है। लास्ट 5 इयर्स में ग्रोथ इज वेरी स्ट्रांग। सेकेंडली, ये रेस्टोरेंट कैटेगरी जो है, ये रेस्टोरेंट बिजनेस जो है, वहां पे एग्जीक्यूशन बहुत मायने रखता है और हम एग्जीक्यूशन में बिलीव करते हैं। तो कस्टमर एक्सपीरियंस जितना हो सके शुड बी एक्सीलेंट। और बैकएंड जो ऑपरेशन है वहां पे हमने काफी सारा इन्वेस्ट किया है, फूड सेफ्टी और हाइजीन में, सप्लाई चेन में, फाइनेंशियल कंट्रोल्स में, टेक्नोलॉजी में। तो एग्जीक्यूशन रिगर पे हम काफी सारा ध्यान देते हैं। और फाइनली हमारा कल्चर जो है, वर्क एनवायरनमेंट और जो कल्चर है, वो मैं कहता हूं थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा रेयर है। हमारा जो बोर्ड है प्रोफेशनल बोर्ड है, इन्वेस्टर्स जो है, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स है, वो भी प्रोफेशनल है। और फाइनली मैनेजमेंट टीम जो है वो उनका जो एक्सपीरियंस है, डाइवर्स एक्सपीरियंस है। और ये कल्चर पूरा का पूरा लास्ट टीम मेंबर तक जाता है। फुल फोकस ऑन कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर इज किंग। वो अतिथि देवो भव हम बोलते हैं, वो हमारा पर्पस है। कैसे हम कस्टमर को रोज ग्रेट फूड, ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट वैल्यू पे दे सके। तो कस्टमर अगर खुश है तो कंपनी भी फाइनली अच्छा ही करेगी। अच्छा पुरोहित साहब, वैसे मैंने 2-3 बार आपसे ट्राई किया पूछने का कि आप किस ज्योग्राफी में काम करते हैं, आपने बताया नहीं, शायद कोई रीजन होगा, आपने बताया। खाली मुझे जी जस्ट लेट मी बी क्लैरिफाई, शायद हमने मिस कर दिया हो। सो हम इंडिया में KFC 10 स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं, पिज्जा हट 11 स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं। और ये 10 और 11 स्टेट्स काफी इंपॉर्टेंट स्टेट्स है इंडिया के। दे कवर 56% ऑफ इंडिया GDP। उसके अलावा हम पूरे श्रीलंका में ऑपरेट करते हैं, मालदीव्स में है। आपने सेगमेंट के स्टार्टिंग में कहा था श्रीलंका में हमारा मेन ऑपरेशंस है। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स काउंट, इनफैक्ट हमारा इंडिया में 410 के करीब स्टोर्स है इंडिया में। श्रीलंका में 70 और स्टोर्स है हमारे, और 2 स्टोर्स मालदीव्स के अंदर। मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है कि मुंबई में जो हम पिज्जा हट से मंगा के पिज्जा खाते हैं वो आपके हैं कि देवयानी के, मैं ये जानना चाहता हूँ। ज्यादा तलक हमारे हैं। ओके, चलिए बढ़िया। और जाहिर सी बात है कि आपके इतने सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं जो एंजॉय कर ही रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुरोहित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और कल से आपका IPO खुल रहा है, आपकी प्राइमरी मार्केट में पारी की शुरुआत हो रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि आपके IPO को तगड़ा रिस्पॉन्स मिले और आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी बड़ी कामयाब रहे, आगे चलते रहे। शुक्रिया सर। थैंक यू अनिल जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आइए, वक्त है अब ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले हमारे सभी मेहमानों से लेंगे विदा। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, सिमी जी और बाकी सारे मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। और हर रोज के शो का समापन देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे। भी तैयार है? जय हिंद।